हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान के कड़ी में अनुच्छेद 12 पर परिचर्चा करेंगे। याद रखिए, अनुच्छेद 12 पर परिचर्चा करेंगे। यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर अनुच्छेद 12 है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें समाहित हैं। साथ ही जो चीज़ें समाहित नहीं हैं वो कैसे किसी राज्य की परिभाषा में आ सकती हैं, इस दृष्टिकोण से भी समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मैं बीच बीच में जैसे हमेशा वीडियो में बताते चलता हूं कि परीक्षाओं में प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या है अनुच्छेद 12 का हेडिंग क्या है? राज्य की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ स्टेट। अब क्या ये राज्य की परिभाषा वैसी राज्य की परिभाषा है जैसा आपने इतिहास और राजनीति विज्ञान की किताबों में पढ़ा है, या कोई विशिष्ट परिभाषा है? चूंकि स्पेशल 12 जो है और राज्य की परिभाषा देता है हमारे संविधान। याद रखिए, सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि क्या यह वह राज्य है जो आप पढ़ते हैं या कुछ विशेष है। तो ध्यान रखेंगे कि यह कोई विशेष है। क्या ये विशेष है? विशेष है, और जहां तक समझने का प्रयास कीजिए कि इसकी जो सुस्पष्ट व्याख्या है वो सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकार और कुछ एक नीति निर्देशक तक ही है। यानी कि जब तक संविधान में मूल अधिकार और नीति निर्देशक के बाद इंगित न कर दिया जाए तब तक राज्य की परिभाषा मूल अधिकार के लिए अलग होगी और कहीं अन्य कुछ लिखा हुआ है तो वो अलग होगी। इसको ऐसे समझिए, मान के चलिए कोई अकड़म बकड़म ABCD कोई अनुच्छेद है, वहां पे लिखा कि राज्य का मतलब वही होगा जो अनुच्छेद 12 में वर्णित है। आपने पढ़ा होगा विभिन्न किताबों में, विभिन्न समाचार पत्रों में आप पढ़ते होंगे तो ध्यान देते होंगे कि वहां लिखा रहता है कि आमुक आमुक ABCD बात लिखा हुआ है और कोष्ठ में लिखा रहेगा कि राज्य की परिभाषा जो 12 में वर्णित है। तो यानी कि जो 12 में राज्य की परिभाषा वर्णित है वो हमारे संविधान में कुछ विशेष वर्णित है और इसमें एक व्यापक परिभाषा दी गई है। और साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने जजमेंट में इसमें कुछ चीजों को जोड़ा भी। क्लियर है? यानी कि अनुच्छेद 12 में जो डिफिनीशन ऑफ स्टेट है वो हमारे संविधान में विशेष है और साथ ही इसे मूल अधिकार का गेटवे बोला जाता है। टेक्निकली यह मूल अधिकार में शामिल नहीं है, लेकिन ये मूल अधिकार में ही समाहित है, या समझिए कि समस्त मूल अधिकार इसी में समाहित है और इसे गेटवे बोला जाता है, मूल द्वार है ये। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान के चलिए कि आपका कोई बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, घर के अंदर तरह तरह के कमरे हैं, उन कमरों में तरह तरह के सजावट की चीज़ें हैं, लेकिन उनकी रक्षा कौन करता है? प्रारंभिक स्तर से रक्षा कौन करेगा? घर में कौन आएगा कौन नहीं जाएगा, ये कहाँ पर रुकावट होती है? ये गेट पर ही होती है। तो मेन गेट यदि खराब हो, कमजोर हो, सुस्पष्ट ना हो तो ऐरा गैरा कोई भी अंदर आएगा, ऐरा गैरा कोई भी बाहर जाएगा। तो इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकार के जो क्या कहते हैं सारे अनुच्छेद थे उसके प्रारंभ में ही अनुच्छेद 12 का राज्य की परिभाषा नामक एक गेटवे रख दिया, एक गेट रख दिया। अर्थात राज्य जो है वो एक परिभाषित है और राज्य का मतलब समस्त मूल अधिकारों में वही होगा जो अनुच्छेद 12 में वर्णित है। तो टेक्निकली यह सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकार और कुछ एक नीतिक निर्देशक तत्वों के लिए है, बाकी संविधान में अन्य जगहों के लिए नहीं है। तो भाई अन्य जगहों के लिए क्या है? तो वहां पे लिखा रहेगा कि राज्य का परिभाषा का मतलब वही जो अनुच्छेद 12 में वर्णित है। यदि नहीं ऐसा लिखा है तो फिर कुछ भी हो सकता है जो तत्कालीन उस समय परिभाषा दी जा सके, इतना ध्यान रखेंगे। तो ये विशेष है। अब विशेष में क्या क्या समाहित है सो देखिए। इस समाहित को हमने विस्तृत रूप से इसलिए लिख दिया है कि बहुत सारे लोग जब SSC या रेलवे के परीक्षा में जाते हैं तो कुछ प्रश्न या BPSC या JPSC में कुछ प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये कहाँ से आ गया। तो कुछ को हमने लिख रखा और कुछ को समझाने का भी प्रयास करूँगा कि कैसे कोई भी संस्था चाहे निजी हो या कोई भी प्रकार की हो वो कैसे राज्य की परिभाषा में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहला क्या है? अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में शामिल कौन कौन है? संघ सरकार के विधायी और कार्यकारी अंग, यानी कि भारत सरकार और भारत की संसद, लोकसभा राज्यसभा, ये सब राज्य की ही परिभाषा में आते हैं। दूसरा,
राज्य सरकार के विधायी और कार्यकारी अंग, यानी कि राज्य सरकारें, राज्य विधानमंडल, विधानमंडल में विधानसभा और जहां विधान परिषद है, ये सब राज्य की परिभाषा में आएंगे। एक नज़र आप इसको देख लीजिए। सभी स्थानीय प्राधिकार, यानी कि नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, पंचायतें, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत, ये सब इसी में आएंगे। जिला बोर्ड, सुधार ट्रस्ट, इस सब के सब राज्य की ही परिभाषा में आते हैं। इसके अलावा जितने भी वैधानिक प्राधिकरण हैं, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग, एनजीटी, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण इत्यादि सब जो है वो राज्य की ही परिभाषा में आते हैं। इसके अलावा गैर वैधानिक प्राधिकरण जैसे सीबीआई, सीबीसी, लोकपाल, लोकायुक्त, ये सब। इसके अलावा बहुत बार पूछा जाता है कि क्या एलआईसी, ओएनजीसी, सेल, भेल, ये सब भी राज्य की ही परिभाषा में आते हैं? तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि जो निगम है, निकाय हैं, वो भी राज्य की परिभाषा में आएंगे। अब क्यों आएंगे इसको मैं दीर्घ से बता देता हूं, पहले एक नज़र इस पर देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में माना कि उस निजी इकाई, याद रखिए, उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही है वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में आती है। अर्थात ऐसी कोई भी संस्था जो राज्य के प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रही है, किसके तौर पे? राज्य के प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रही है, तो वो भी एक राज्य माना जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या पूर्ण रूपेण जो निजी संस्थाएं, पूर्ण रूपेण जो निजी कंपनियां हैं, क्या वो राज्य की परिभाषा में आएंगी या नहीं आएंगी? तो यहाँ पे दो चीज़ें। पहला, चूंकि वो पूर्ण निजी संस्था है, उसमें भारत सरकार का कुछ लगा हुआ नहीं है, तो वो आप उसको मान सकते हैं कि टेक्निकली ये राज्य की परिभाषा में नहीं आएंगी, यानी कि अपने कृत्यों के लिए वो भारत सरकार के बहुत सारे जो बंधन है उससे मुक्त है। क्योंकि सरकारी काम का आप जानते हैं एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। उन्हीं तरीकों से बचने के लिए सरकारें जो है चीज़ों को प्राइवेटेशन में डाल देती हैं ताकि जो जवाबदेही है उसे कुछ दूर हो सके। लेकिन निजी कंपनियां क्या पूर्ण रूपेण एकदम निजी हैं, स्वच्छंद होंगी? नहीं होंगी, वो फंसेंगी। वो उन पर भी वही मामला लागू होगा जो अन्य चीज़ों पर लागू होता है। कैसे होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इन चीज़ों को हमने लिख रखा है, आप ध्यान रखेंगे, नोट रखेंगे। अब देखिए कैसे निजी कंपनियां जो है वो कैसे राज्य की परिभाषा में आ सकती हैं। ध्यान दीजिएगा कि सीधे सीधे नहीं पूछेगा आपसे, ये कोई नहीं पूछने जाएगा कि टाटा की जो कंपनी है या अंबानी साहब की जो कंपनी है, अडानी की जो कंपनी है, या रेलवे चलाने के लिए कोई कंपनी है, क्या राज्य की परिभाषा में आएगी? सीधे नहीं रहेगा, टेढ़ा रहेगा। कैसे आएगा सो देखिए। मान के चलिए कि कोई कंपनी है, इसने बिहार या झारखंड या यूपी या कहीं भी कोई कंपनी बैठाया, ठीक है, कोई कंपनी बैठा सकता है। बहुत सारे राज्य देखते हैं कि हमारे यहाँ निजी निवेश आए हैं, तो राज्य क्या करती हैं कि निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी रियायतें दे देती हैं ताकि वो आएँ और लोगों को नौकरियां प्रदान करें। तो जब ये संस्थाएं आएंगी तो नौकरियां देंगी, तो उन नौकरियों में वो अनुच्छेद 15 का 16 का उल्लंघन, 16 का तो नहीं, अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं कर सकती हैं, और 16 में जो वर्णित है उसके भी कुछ एक मामलों को ध्यान रखेंगे। जैसे 15 में क्या वर्णित है? 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। तो जब ये कंपनियां अपनी वैकेंसी निकालेंगी तो उसके आधार पे ये नहीं कह सकती हैं कि हम अमुक धर्म वाले को ही लेंगे, अमुक जाति वाले को ही लेंगे, अमुक क्या कहते हैं जन्म स्थान वाले व्यक्ति को ही लेंगे, एक नहीं कह सकते हैं। अर्थात इस तरह की कंपनियां जो आएंगी वो सीधे सीधे नहीं कहेंगे कि हम ऐसे व्यक्ति को ही लेंगे, लेकिन यदि इसके अलावे कोई चीज होगा तो कर सकती हैं, और वो होता है निवास। याद रखिए, निवास जैसी जो बाध्यता है वो सिर्फ और सिर्फ उन संस्थाओं के लिए है जो सरकारी हैं, नौकरियों में। याद, अर्थात निजी कंपनियां लोकल स्तर पे लोगों को अपनी नौकरियों में रख सकता है और वे कह सकती हैं कि हमने किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन
यदि धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेद करती हैं तो वो मूल अधिकार का हनन होगा और फिर उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो कंपनियां भी इस आधार पे वहां पे चैलेंज हो जाएगी। याद रखिए, यह राज्य की परिभाषा में नहीं आती हैं, यह राज्य नहीं है, लेकिन ऐसे कोई कृत्य करती हैं जिससे संविधान के किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी। दूसरा है अनुच्छेद 21। कंपनियां ऐसे कोई भी वेस्टेज पदार्थ को बाहर नहीं करेंगी जिससे आसपास के लोगों के जो गुणवत्तापूर्ण जीवन है वो प्रभावित हो जाए। यदि ऐसा होगा तो उसकी वो क्षतिपूर्ति करेंगी ताकि उसको सफाई सरकार या सरकारी की अन्य कोई संस्थाएं कर सके। मान के चलिए कि कोई कंपनी कहीं पर वो बैठी है, बनाई गई है, वहाँ से उसके बहुत सारे गंदे वेस्टेज पदार्थ निकलते हैं, गंदे पानी निकलते हैं, आसपास की वायुमंडल जो है प्रभावित होती है। तो कंपनियों पर सरकार ये शर्त लगा सकती है, लगाएगी कि आपको वृक्ष लगाने होंगे, आपको ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा रखना होगा कि पानी जो है कम से कम गंदगी बाहर आए। और यदि कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं तो कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 21 का जो उल्लंघन माना जाएगा और कोई भी व्यक्ति उसके लिए एससी में चला जाएगा। तो इस तरह से यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे तब फिर वहां पे आप इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न सीधा पूछ लेगा कि कोई एक कंपनी है ABCD, कुछ भी किसी की भी कंपनी है, वो कहीं खास जगह में बैठी है, बनाई गई है, हालांकि वो राज्य के परिभाषा में नहीं आती है, तो क्या वो निम्न कार्यों को कर सकती है? तो वहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कोई भी भारत में बनने वाली संस्था चाहे कैसे भी हो, भारत के लोगों के किसी भी प्रकार के मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। हाँ, नौकरियों में मैंने बोला वो निवास स्थान के आधार पर कर सकती है क्योंकि वो सरकारी सिस्टम नहीं है, लेकिन 15 वाला जो मामला है उसमें भी वो नहीं चले जाएंगे। निवास के आधार पर किसी को नौकरी वो दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं या कर सकते हैं, ये कंपनियों के आपसी और सरकार के साथ जो आपसी संबंध होते हैं उस पर निर्धारित होता है। बहुत बार देखिएगा कि कंपनियां जो होती हैं वो लोकल स्तर के लोगों को बहुत रोजगार देती हैं और सरकारें भी इसके लिए ललायत रहती हैं। इसके पीछे कारण ये होता है कि ताकि जो आसपास के लोग हों वो विकास के धारा में समाहित हो सके। तो ये था क्या कहते हैं प्राइवेट कंपनियों के बारे में एक सामान्य स्थिति। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ माना है कि यदि निजी इकाई, यह सीधा मामला है, मैंने जो बताया इतना लंबा चौड़ा और टेढ़ा मामला था, यह सीधा मामला है कि यदि कोई निजी कंपनी सरकारी संस्था या इकाई के रूप में कार्य कर रही है तो उसे भी राज्य माना जाएगा। यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि यदि कोई निजी संस्थाएं ऐसे कोई कृत्य करेगी जिससे समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ जाएगा तो उस पर भी वो दावा ठोका जा सकता है, उस पर भी कानूनी केस कर दिया जाएगा जो अन्य राज्य के परिभाषित चीज़ों पर होती है। जैसे कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं कर सकती है, कोई भी कंपनी मनमाना काम नहीं कर सकती, कोई भी कंपनी ऐसी कोई मनमाना कृत्य नहीं करेगी जिससे आसपास के पूरे जो समाज है, समूह है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाए। तो फिर सरकारों के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि सबको प्राइवेटाइजेशन कर दे, सब जिसको जो मन है वो करे। नहीं, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे मानवीय मूल्यों, मानवीय जीवन और मानव के जो मूलभूत चीज़ें या जरूरतें हैं वो प्रभावित होने लगे। अब देखते हैं इसके अन्य उन बातों को जो अनुच्छेद 12 से संबंधित है तथा परीक्षाओं में जो विभिन्न प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं इसके कुछ अन्य बातों को जो आपको समझना जरूरी है, साथ ही परीक्षाओं में यदि पूछ ले तो आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ दो चीज़ें, पहला खुद न्यायालय और दूसरा बाहरी संस्थाएं जैसे यूएनओ की कोई संस्थाएं, इन दोनों को थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अनुच्छेद 12 के तहत न्यायपालिका आएंगी? तो अब चूंकि जिस पर यह दावेदारी है कि वो समस्त न्याय को देखेंगे, मौलिक अधिकारों का रक्षक है, क्या खुद भी उसी में समाहित होंगे या नहीं होंगे? और यूएनओ की जो संस्था है या बीसीसीआई है, क्या वो राज्य की परिभाषा में आएंगे या नहीं आएंगे? तो देखिए, अनुच्छेद 12 में राज्य में न्यायपालिका का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो स्पष्ट उल्लेख तो बहुत चीजों का नहीं है, तो क्या वो नहीं आएंगे? आएंगे। कैसे आएंगे इसको समझ लेते हैं। रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामला, एक मामला आ गया। रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामला में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उसके जो सिस्टम है यानी कि न्यायपालिका जो है वो अनुच्छेद 12 में वर्णित
राज्य की परिभाषा में नहीं आते हैं। अर्थात राज्य की जो विशिष्ट परिभाषा दी गई है उसमें न्यायपालिका नहीं आती है, लेकिन न्यायपालिका ऐसा कोई न्याय निर्णय नहीं देगी जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। देखिए क्या लिखा है, हुर्रा में एससी ने माना कि न्यायपालिका न्यायिक कार्रवाई द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, परंतु न्यायालय अनुच्छेद 12 के दायरे में नहीं आती है। कौन सा मामला था? रूपा हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामला। इसमें न्यायपालिका ने स्पष्ट कहा, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नहीं, हम राज्य की परिभाषा में नहीं आते हैं, लेकिन हमारी कोई भी जजमेंट, हमारा कोई भी क्या कहते हैं ऑर्डर ऐसा नहीं होगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर दे। अब सवाल है कि आखिर वो क्यों नहीं आएंगे, है ना। अब दूसरा सवाल है कि क्या वो सिर्फ न्याय करते समय नहीं आएंगे या अन्य चीजों में नहीं आएंगे। तो इसी मामले में अशोक हुर्रा बनाम रूपा अशोक हुर्रा में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए ऐसा है कि जब हम न्याय करेंगे तो राज्य के परिभाषा के तहत नहीं आएंगे, क्योंकि हम राज्य नहीं हैं, हम न्यायपालिका में आते हैं और हम न्याय कर रहे हैं। यदि हम राज्य की परिभाषा में आएंगे तो हर वो सेवा शर्त जो संसद विधि विधान के तहत बनाती है हम पर लागू हो जाएगा, और न्यायपालिका की जो विशिष्ट गरिमा है, न्यायपालिका की जो पृथकता है, कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन हो जाएगा। परंतु यदि हम प्रशासनिक इकाई के रूप में काम करेंगे, जहां पे हम कुछ प्रशासन देखेंगे, वहां पे फिर हम राज्य के ही सिस्टम में आएंगे। अर्थात वर्तमान स्थिति माननीय सुप्रीम कोर्ट के व्याख्या के अनुसार जब उच्च न्यायालय यानी कि वरिष्ठ न्यायालय न्याय का काम करती हैं तो वो राज्य की परिभाषा में नहीं आएंगी, परंतु यदि वरिष्ठ न्यायालय प्रशासनिक इकाई के रूप में काम करेगी तो फिर वो राज्य की परिभाषा में आ जाएगी। और परीक्षाओं में यही चीज आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखें। यदि न्याय कर रहे हैं तो नहीं आएंगे, लेकिन यदि प्रशासनिक इकाई के रूप में कभी काम करेंगे तो आएंगे। और साथ ही अपने किसी भी जजमेंट में, अपने किसी भी ऑर्डर में, अपने किसी भी आदेश में वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। ये थी न्यायालय की बात। इसके अलावा दिल्ली उच्च न्यायालय ने मई 2019 में घोषणा किया कि यूएनओ भारत के संविधान में वर्णित अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित एक राज्य नहीं है। यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मई 2019 में सार्वजनिक घोषणा की, अपने ऑर्डर में बोला कि नहीं, यूएनओ जो है या उसकी कोई संस्था भारत में काम करती है तो वह भारत के संविधान में वर्णित अनुच्छेद 12 के तहत एक राज्य नहीं मानी जाएगी। इसके पीछे कारण क्या है कि वो बाहर की संस्था है जो भारत में विशिष्ट कार्यों को करती है। चूंकि उसके समझौते भारत सरकार और यूएनओ है तो उस पर भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू नहीं किया जा सकता है। हमने 14 में भी देखा, आपने 14 में देखिए कि किस तरह से उन संस्थाओं को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाहर रखा है। इसके अलावा अपनी 275वीं रिपोर्ट में विधि आयोग जो है कानून एवं न्याय मंत्रालय की एक सलाहकार संस्था है, ने माना कि बीसीसीआई को भी एक राज्य माना जाए। यानी कि इसने बीसीसीआई को एक राज्य मानने की सलाह दी है सरकार को। हालांकि जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक ये सलाह के रूप में ही है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषाएं आपने दी, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं सीधे सीधे बता दूं कि भारत में जो संस्थाएं सरकारी और राज्य की, जो संस्था 3 स्तर पे मैं बता दे रहा हूं। पहला, जो संस्थाएं सरकारी हैं वो राज्य हैं, चाहे कोई भी हो। यहाँ पे एक व्यक्ति तक हो सकता है, कोई एक व्यक्ति भी राज्य हो सकता है यदि राज्य के संस्था के रूप में या राज्य के इकाई के रूप में काम कर रहा है। दूसरा, जो सरकारी सहायता से, सरकारी अनुदान पे या सरकारी क्या कहते हैं समर्थन से, चाहे वो भौतिक हो नैतिक हो, किसी भी प्रकार से, भौतिक मतलब रुपया पैसा से वो काम करेंगे तो सरकारी माने जाएंगे। जैसे बीसीसीएल हो गया, LIC हो गया, सेल भेल, सब संस्थाएं उसी में आती हैं। इसके अलावा यदि कोई इकाई सरकार के किसी कृत्य को पूर्ति कर रही है, उसमें कुछ नहीं है लेकिन वो सरकार के कृत्य को पूर्ति कर रही हैं, तो वो माना जाएगा कि वो राज्य की ही परिभाषा में आती है। तो ये 3 सुस्पष्ट परिभाषा है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय यदि न्याय करेगा तो वो
राज्य की परिभाषा में नहीं आएगा, परंतु यदि वो प्रशासनिक इकाई के रूप में काम करेंगे तो राज्य की परिभाषा में आ जाएंगे। हालांकि अपने किसी भी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट जो मूल अधिकार है उसके विपरीत कोई फैसला नहीं दे सकती, कभी नहीं, संभव नहीं। अब यूएन, ध्यान रखेंगे कि बाहरी यूएन संस्थाएं यानी यूएनओ जैसी संस्थाएं जो हैं वो राज्य की परिभाषा में नहीं आती हैं। ये सब इसकी मुख्य बातें हैं। फिर आपके मन में सवाल उत्पन्न होगा कि आपने बीच में जो बताया कि जो निजी संस्थाएं हैं वो क्या है। देखिए, निजी संस्थाएं राज्य की परिभाषा में नहीं आती हैं, सुस्पष्ट वो परिभाषित नहीं, लेकिन ऐसे कोई कृत्य को अंजाम नहीं देगी जो हमारे विशिष्ट मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर देगी। यदि ऐसा होता तो सरकारें क्या करती कि सारे संस्थाओं को प्राइवेटाइजेशन कर देती और उसके बाद हमारे सारे मूल अधिकारों को हनन कर देती। लेकिन हमारा जो मूल अधिकार है वो 13 से शुरू होकर के बहुत पीछे तक जाता है, तो एक एक मूल अधिकार को सभी संस्थाओं पर लागू नहीं किया जा सकता। सारे मूल अधिकार को मानने की जो जिम्मेवारी है वो सरकारी संस्थाओं की है। प्राइवेट संस्थाएं जो है कुछ मूल अधिकारों को नहीं भी मानेंगी तो आप उसको राज्य समझ के दावा नहीं ठोक सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जिनका कोई भी भारत में उल्लंघन नहीं कर सकता। वो मूल अधिकार क्या क्या है, जैसे एक उदाहरण के रूप में बता दो, मूल अधिकार है अनुच्छेद 21, कोई भी कंपनी इतनी प्रदूषण नहीं फैलाएगी कि हम सांस लेने में भी रह जाएं। कोई भी कंपनी ऐसे कोई काम नहीं करेगी जिससे हमारे रहने सहने खाने पीने की जो गुणवत्ता हो प्रभावित हो जाए। तो इस तरह की यदि कुछ चीज़ें होंगी तो आप दावा ठोक सकते हैं, उस पर केस कर सकते हैं। हालांकि वो राज्य के रूप में नहीं होगा, एक निजी संस्था के रूप में ही होगी, लेकिन केस कर देंगे, उस पर केस हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है ये थोड़ा ज़हनियत की चीज़ होती है, इसको थोड़ा समझना पड़ता है। जब भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे, प्रश्न को पूरी तरह से समझें, प्रश्न के प्रकृति को पूरी तरह से समझें। याद रखें, संवैधानिक प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो सीधे सीधे के साथ साथ उसकी प्रकृति के ऊपर भी निर्भर करता है। उसकी प्रकृति को जरूर पढ़ें, खास करके पीसीएस के एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं, और जब समझ में आए उसके बाद ही उत्तर को दें। तो ये था आज हमारा राज्य की परिभाषा के ऊपर वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अच्छा लगे वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।